अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। और कोई नहीं आएगा क्या? Okay, students, now I am going to start the lecture. Earlier we have studied about insect pests. हमने बहुत सारी क्रॉप्स के इंसेक्ट पेस्ट को पढ़ा, इंसेक्ट्स के बारे में जाना। अब हम मूव करते हैं वर्टिब्रेट पेस्ट की तरफ। पेस्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी क्रॉप्स के लिए या हमारे लिए आफ्टर अ सर्टेन लिमिट नुकसानदेह साबित हो। तो कुछ वर्टिब्रेट भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और हमारी क्रॉप्स के लिए। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? कैन एनीवन एक्सप्लेन? किसी को पता है? मिस, जी आप प्रोटेक्शन पढ़ा रही हैं ना? जी जी। ठीक है मिस। कोई एक्सप्लेन कर सकता है? नॉर्मली वर्टिब्रेट से क्या समझ आता है? मिस, इसमें वर्टिब्रल
कॉलम होती है जिनकी, बैकबोन होती है जिनकी। जी, तो इंसेक्ट्स की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हम वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे। तो वर्टिब्रेट भी बहुत सारे पैर्स होते हैं। मूव करते हैं आगे। अच्छा, वर्टिब्रेट्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को नुकसान पहुँचाते हैं ड्यूरिंग फील्ड भी और आफ्टर हार्वेस्टिंग भी। The attack can be caused by rats, mice, and pest birds. These problems are not described properly by researchers and agriculturists in a very extended way. लेकिन अब इनके ऊपर भी लिखा जा रहा है और उनके कंट्रोल मेजर्स पे भी बात हो रही है। पाकिस्तान की यहाँ पे बात की गई है। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर हमें क्रॉप्स के ऊपर जो जनरली पेस्ट देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी पुराना डाटा है। वीट के ऊपर हमें नज़र आते हैं ज़्यादातर रैट्स एंड बर्ड्स। अच्छा, रैट्स को हम ज़्यादातर आपको बुक्स के अंदर या कहीं पे भी रोडेंट्स लिखा हुआ नज़र आएगा। रोडेंट्स इज़ अ वास्ट टर्म। रोडेंट्स के अंदर फिर बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, कुछ माउस आ जाते हैं, रैट्स आ जाते हैं। स्पीशी वाइज डिफ्रेंसिएशन काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। वीट के ऊपर ज़्यादातर आपको रैट्स एंड बर्ड्स के अटैक्स मिलते हैं। राइस के ऊपर रैट्स के अटैक मिलते हैं। शुगर केन के ऊपर रैट्स एंड वाइल्ड बोर के अटैक मिलते हैं। ग्राउंड नट यानी मूंगफली, रैट्स एंड वाइल्ड बोर अगेन। मेज के ऊपर बर्ड्स एंड वाइल्ड बोर। सनफ्लावर के ऊपर पैराकीट। डेसिडुअस फ्रूट्स के ऊपर पैराकीट, वोल एंड पीका। सिट्रस के ऊपर पैराकीट। फॉरेस्ट के ऊपर पॉर्क्यूपाइन। पेस्ट्स ऑफ पाकिस्तान। The crop are always under attack by vertebrate pests including rodents and bird pests during the time period of harvesting and storage. जब क्रॉप तैयार हो चुकी होती है, बस हार्वेस्ट होने वाली हो, उस वक्त लाजमी तौर पे अटैक होता है पेस्ट का। और ड्यूरिंग स्टोरेज भी, स्टोरेज हाउसेस के अंदर बहुत कॉमन है रोडेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट अटैक्स। Most of the crop damage and economic losses are caused by rodent pests. Vertebrate rodent pests include Mus muscinus यानी house mice, Bandicotta bengalensis यानी lesser bandicot rat। ये इनके कॉमन नेम है और इसके साथ साथ पहले इनके बायोलॉजिकल नेम लिखे गए हैं, उसके बाद इनके कॉमन नेम लिखे गए, इंग्लिश कॉमन नेम्स। रेटस नॉर्वेजिसस एंड रेटस रेटस ये इसका नाम है। कॉज डैमेज टू क्रॉप्स लाइक शुगर केन, मेज, हाउस होल्ड स्टोरेज फूड आइटम्स। अच्छा, नॉट नेसेसरी कि आप इनके बायोलॉजिकल नेम याद रखें, आपको कॉमन नेम पता होने चाहिए। ऑन कॉन्ट्रेरी, द मेजर बर्ड पेस्ट इज Pisticula crameri, and that cause damage to fruit gardens of common fig. Then parrots cause the damage to guava, and then Casabella theviti, जिसका नाम कॉमन नेम है इसका पिली कनेरी। ये पिक्चर्स ली गई हैं बाय रिसर्चर। ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया बाय फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उनके रिसर्चर की तरफ से पिक्चर्स हैं कि उन्होंने किस किस तरीके से वर्टिब्रेट पेस्ट के जो डैमेज था उसको रिकॉर्ड किया। शुगर केन का डैमेज बाय सम रोडेंट स्पीशी। रूट ट्यूबर का डैमेज अगेन बाय रोडेंट स्पीशी। ज़्यादातर डैमेज जो है वो यहाँ पे रोडेंट्स की स्पीशीज से ही है। ठीक है, किस किस की पिक्चर्स हैं? शुगर केन की हैं, रूट ट्यूबर की हैं, मेज कर्नल की हैं, मेज के सीड्स की हैं, और ये मेज सीड्स, ये मेज कर्नल। This is a maize kernel, this is maize seeds, this is guava, and ये थेविटिया। अच्छा जी, ये जो है 2019 में रिपोर्ट हुआ है, रिसर्च पेपर से ये टेबल उठाया है। शुगर केन के अंदर सबसे ज़्यादा जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ये हम रेड की स्पीशी, ये वाली स्पीशी को हम नोटिस डाउन करते हैं, बैंडिकोटा। ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। ये ईट करती हैं स्टेम, शुगर केन के स्टेम को फ्रॉम नोड्स एंड इंटरनोड्स, यानी कहीं से भी ये खा लेंगी। स्पेशली इंटरनोड विच कंटेन्स हायर कंटेंट ऑफ शुगर। लेसर बैंडिकोट रेड ईट्स मोस्टली द कर्नल ऑफ मेज। मेज यानी भुट्टे का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे ही खराब कर देती है। Then again they eats the upper part of root tuber and left the rest with its damage sign. रूट ट्यूबर जैसे कि आलू, ठीक है, उनका ऊपरी हिस्सा ये खराब कर देंगी और नीचे का हिस्सा छोड़ देंगी। फिर स्टोर बिस्किट यानी स्टोरेज हाउसेस की बात हो रही है। स्टोरेज हाउसेस के अंदर हम क्या क्या चीज़ों पर अटैक नोटिस करते हैं? स्टोर बिस्किट्स के ऊपर अटैक नोट किया जाता है, मेज के सीड्स के ऊपर अटैक नोट किया जाता है, चॉकलेट्स के ऊपर नोट किया जाता है। किसकी तरफ से? हाउस माउस।
क्या मतलब जो कैजुअल हाउस माउसेज होते हैं वो. They damage the biscuits in a unique pattern by eating it smoothly and form curve-like patterns. Most of the seeds are damaged partially by the house mice, यानी partial damage करेंगे, खाएंगे और फिर छोड़ देंगे. चॉकलेट के पैक्स के ऊपर इनके अटैक्स नोटिस किए गए हैं. गुआवा के ऊपर बहुत कॉमन है. रोज रेंज्ड पुराकी damages the guava fruit by eating it from different sides and leaves its damaged pattern on fruit. कॉमन फिग. अच्छा, इनके जो पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट से ज़्यादा ये जो रोडर्स के अटैक्स हैं या कोई भी जो वर्टिब्रेट पेस्ट का अटैक है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है. मतलब आप अगर प्लांट पैथोलॉजी से ताल्लुक नहीं भी है, एग्रीकल्चर से ताल्लुक नहीं भी है, तब भी हम देख के पहचान जाते हैं कि अच्छा ये तो किसी चूहे की खाई हुई चीज़ लगती है, क्योंकि उनके जो टीथ पैटर्न होता है उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है. देन अगेन दे कैन डैमेज द होल फ्रूट ऑल्सो. Vertebrate pests are of great concern worldwide and in Pakistan too. Among these, rodents are most important pests at world level. They are carrier of a number of human diseases and cause heavy losses to field crops and stored grains. जिस नई बातें रिपोर्ट की हैं उसके साथ लिखी गई हैं. Among the field rats, mole rat and bandicoot rat are most famous for digging burrows. यानी अंदर अंदर जड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये डिग कर लेते हैं ज़मीन को. The burrows are found in along the edges of crop fields of wheat, sugarcane and rice. इन तीनों क्रॉप्स के अंदर हमने नोटिस किया कि क्रॉप के जो किनारे हैं पूरी फील्ड के, उनके अंदर इन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं ज़मीन के अंदर. Rodents have three major impacts on the crop. The first is the important damage that can cause to field and horticultural crop, forest plantation and vegetation of range lands. The second is the loss they cause post-harvest to stored food and feed products. यानी ये तो crop during crop जब crop लगी हुई है तब भी forest के अंदर नॉर्मल वेजिटेशन के ऊपर भी डैमेज करते हैं और हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज हाउसेस में भी. The first case ever reported was in 1956 from Sialkot. A survey was carried out revealed that quantity of grains like rice and wheat lost due to rodents was enough to feed the population of district for 10 years. यानी ऐसी पॉपुलेशन जिसकी 0.3 मिलियन पॉपुलेशन अगर हो और 10 साल तक 0.3 मिलियन पॉपुलेशन जो खाना खा सकती हो, उतना उन्होंने डैमेज कॉज किया राइस एंड व्हीट के ग्रेन्स को. As long as 1927, Weigel drew attention to the occurrence of rice field rats in Lower Sindh. At the time, losses in many areas were said to range from 10 to 50%. इतना लॉस किया इन्होंने, which is approximately equal to 15.75 reduction in rice yield. मतलब क्रॉप को अगर डैमेज होगा तो ऑब्वियसली यील्ड में भी फर्क पड़ेगा. Weigel found 600 year heads of rice in some burrows studied in Lower Sindh. यानी पूरे का पूरा जो राइस का ईयर हेड था, फ्रूटिंग बॉडी से हम कह रहे हैं जिसके अंदर चावल का दाना उगेगा, वो अबाउट 600 उन्होंने कलेक्ट किए डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर फील्ड के अंदर दबे हुए बरोज के अंदर. यानी ये उखाड़ के ले जाते हैं और फिर वहाँ जाके दबा देते हैं कि हम फुर्सत में बैठ के खाएंगे. Falk found 93 kgs of hoarded rice per hectare in Sindh, which was equal to 10% of total yield of the crop. Then again it is reported Pakistan in Pakistan, rain-fed as well as winter-irrigated wheat crops are highly exposed to rodent attack in both Punjab and Sindh as well. यानी जो हम दोनों दफ़ा जब हम क्रॉप लगाते हैं वो दोनों क्रॉप्स को नुकसान पहुंचता है इनसे, चाहे वो हम सर्दियों में लगाएं या चाहे हम स्प्रिंग में लगाएं. इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ टन ऑफ मिलेट एंड ग्वार वर लॉस्ट ड्यू टू rodent damage in multiple districts of Punjab. In forest resources also are influenced badly by multiple wildlife species. The most important aspects of porcupine damage in Pakistan occurs in forestry and reforestation areas. यानी जिन्हें हम चाह रहे हैं कि अब इन पे दोबारा वेजिटेशन हो जाए, reforestation areas, वहाँ पे porcupines होने नहीं देते हैं. porcupines बहुत डैमेज कॉज करते हैं. Value of which was estimated at PKR 0.9 million annually. Reported by Grieve and Khan estimated the annual value of porcupine damaged trees in Changa Manga plantation around $25 per hectare. यानी इतना नुकसान इन्होंने किया. 2000 में रिपोर्ट हुआ कि about 108 kg of potato seeds per hectare or 18% of total seed cultivation was lost due to porcupine damage. One of the
Pest estimates of rodent impact post-harvest is form a detailed study of rodent pests in central Punjab in Pakistan, and the result from this study to national level was estimated that 0.33 billion metric tons of rice, maize, and wheat collectively है ये amount worth of 30 million were consumed by households in the villages of Pakistan every year, and this has been estimated by Mushtaqul Hasan in 1992. अच्छा, ये इससे याद करना बहुत आसान है इनके नाम कि जो कौन कौन से कॉमन जो है वो पेस्ट हम ऑब्जर्व करते हैं. Lesser bandicoot rat, wild boar, desert hare, porcupine, house crow and Indian gerbil. ये सारे rodents नहीं अलग अलग हैं, ठीक है. porcupine अलग है, house crow अलग है, Indian gerbil अलग है. ये जो है वो rats की टाइप्स हैं. अब बात ये कि इनको मैनेज कैसे किया जाए. तो हमने देख लिया कि बहुत सारे वर्टिब्रेट पेट्स हैं. इनमें से बहुत सारे नाम यहाँ पे मैंने लिखे भी नहीं हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के हवाले से लिखा गया है ज़्यादातर जब जो मैंने लिखा है. लेकिन आप अगर बुक्स में देखें और बाहर के रिसर्च पेपर्स देखें तो बाहर और भी स्पीशीज़ होती हैं उनके वहाँ पे प्लांटेशन इस तरीके से होती हैं कि काउंटीज़ हैं और साथ साथ फॉरेस्ट हैं, उसके साथ साथ फील्ड्स हैं. हमारे यहाँ तो फॉरेस्टेशन एक्चुअली बहुत कम हो चुकी है, तो फॉरेस्टेशन कम होने की वजह से वर्टिब्रेट्स भी कम होते हैं, यानी आपके पास फौना है ही कम ओवरऑल. लेकिन इसके बावजूद है तो बाहर जो है वो पिग्स डैमेज होते हैं और बोर डैमेज होते हैं, फॉक्स डैमेजेस बहुत कॉमन हैं और बियर्स हैं जो फील्ड से जो जंगल से आ जाते हैं क्रॉप्स के अंदर, डियर्स हैं. हमारे यहाँ हमें ज़्यादातर जो है वो रोडर्स के अटैक मिलते हैं या बर्ड्स के अटैक मिलते हैं, ठीक है. इनको कंट्रोल करने का तरीका क्या है. केमिकल कंट्रोल के अंदर हम पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं. द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ attack on pests involves use of poisons in food. The substances used are of two types. Number one is acute poison, which kill the pest with a single dose. Number two, chronic poison, which require repeated ingestion over several days. Anticoagulants, chronic poisons have been effectively used against rodents. 3 तरीके के हैं ये pesticides. दूसरी type है fumigants. Fumigants is also the killing of pests with gases. They are used to kill rodents in burrows in the soil. Chemosterilants are chemicals capable of producing temporary or permanent sterility in animals. Sterility से होगा ये कि आगे इनकी रिप्रोडक्शन में फ़र्क पड़ेगा और फिर इनकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होगी, ठीक है. The sterile animals compete with the fertile individual for the resources, yet they do not contribute to the birth rate. Currently जब तक वो अलाइव है तब तक तो डैमेज करेंगे लेकिन बर्थ रेट में इंक्रीज नहीं होगा. Under these conditions the birth rate drops below the death rate and population declines towards extinction. लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज आफ्टर ऑल अगर आप किसी भी पॉपुलेशन को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे तो फिर इकोसिस्टम पे फ़र्क पड़ेगा. हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को हमेशा नोटिस पे रखना चाहिए. Poison dust and contact poisons. Poison dust have been used against rodents, whereas contact poisons have been used for killing birds in their roosts and for poisoning the perching sites. Repellents and scaring devices. Scaring devices are long practiced art. Modern adaptations for scaring technique utilize the basic receptor senses of pests, namely those of taste, sight, and hearing. Any agent affecting these senses and subsequently keeping the pest away from food source can be classified as repellent. Auditory and gustatory repellent are usually more effective than visual ones. Auditory and visual devices generally become less effective as the pests become conditioned to them. यानी जब आदी हो जाए तो फिर असर नहीं होता. Auditory का मतलब हम कोई पर्टिकुलर नॉइज यूज़ कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ हम दिखा रहे हैं इसको, जिसे हम नॉर्मली आप देखा होगा स्केयर क्रो जिसे कहते हैं लगाया जाता है, तो एक विजुअल रिपेलेंट है, ठीक है. आपने स्केयर क्रो लगा दिया कि अच्छा भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी, क्रोज नहीं आएंगे, कोई नहीं देख के खौफजदा होगा तो फिर हमारी क्रॉप में नहीं आएगा. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक अवेयरनेस हो जाती है किसी भी पेस्ट को कि अच्छा दिस इज़ नॉट वेरी मच हार्मफुल थिंग और ये तो बस ऐसे ही खड़ा रहता है, तो स्केयर क्रो से फिर वो डरना बंद हो जाते हैं. आप बहुत ज़्यादा नॉइज़ अगर यूज़ करते हैं, आप माइट पॉसिबल आपने ये चीज़ अभी देखी हो सुनी हो कि जब लोकस्ट अटैक हुआ था तो लोगों ने डब्बे लेके स्टील के डब्बे लेके क्रॉप्स में निकल के उनका शोर किया था. तो एक्चुअली नॉइज़ इज ऑल्सो एन प्रोड्यूसर इनहिबिटरी इफेक्ट और एक रिपेलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है कि बहुत सारे पेस्ट उससे भाग जाते हैं, ठीक है. दूसरा तरीका ये होता है कि कोई डिसटेस्टफुल चीज़ यूज़ की जाए जिसको खाने के बाद जो है वो पेस्ट दोबारा ना अटैक करे कि भाई ये तो हमारे टेस्ट के साफ नहीं है, साफ से नहीं है.
या स्मेलिंग ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं इनकी स्मेल ऐसी होती है कि उसके फिर वो अटैक नहीं करते, अट्रैक्शन जो है वो लॉस हो जाती है। A variety of devices have been used to keep pests away from crops. These include electric fences. Electric fences भी यूज़ की जाती हैं कि भाई बिजली के झटके होंगे तो फिर दोबारा कोई पेस्ट अटैक नहीं करेगा। क्रैकर्स यूज़ की जाते हैं। साउंड प्रोड्यूसर मशीन्स, प्लेबैक्स ऑफ डिस्ट्रेस, अलार्म कॉल्स, रिफ्लेक्टिंग टेप्स यानी लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो उससे भी एक इनहिबिटरी इफेक्ट क्रिएट होता है। अदर विजुअल एंड केमिकल रिपेलेंट्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड। समझ आया है? बहुत आसान टॉपिक है वैसे ये। जी मिस। जी मिस। Okay. Trapping and netting are also being used. Traps are used for mechanical killing or capturing of vertebrate pests. The most frequently used traps for killing or capturing rodents are snap traps and cage traps of several designs. Modified Australian crow traps have been effectively used for capturing sparrows and parakeets in some situations. Mist nets are used for capturing small birds and bats. Trapping and netting are employed for killing or capturing pests where use of toxicants is to be completely avoided. बहुत सारी चीज़ों में हम जब गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं होता या फिर हम नहीं करना चाहते अपनी क्रॉप पे या क्रॉप के सराउंडिंग में केमिकल्स का इस्तेमाल, तो फिर हम ट्रैपिंग एंड नेटिंग का मेथड यूज़ करते हैं कि भाई केमिकल के बजाय फिजिकल मेथड्स यूज़ किए जाएं। Okay, cultural and agronomic methods. Modification of cropping systems and changes in crop phenology can help limit the damage. If crop attractive to migratory forms of sparrows occur on their migratory path, they often receive severe damage. By altering planting and harvest dates, it is possible to escape bird attack. Planting of cereal crops resistant to bird damage on the migratory pathway may also be helpful. On millets and high tannin content sorghums have been found less attractive to birds. माइग्रेटरी बर्ड्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं है तो फिर ये बताना है पहले। मिल जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं वो होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। हाँ मतलब देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे एरिया की तो नहीं होती हैं, यानी हमारे लिए वो या तो वो इंडिजिनस होती हैं ना पन्ना नेटिव हैं, लेकिन माइग्रेशन होती है हमारे वो रास्ते में हिस्सा होती हैं। हमारे तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कॉमन है ना, साइबेरिया से बर्ड्स आते हैं सर्दी में यहाँ माइग्रेट करते हैं। तो ड्यूरिंग माइग्रेशन उनके जो पाथ है उस पाथ पे अगर आप हैं, आपकी क्रॉप लगी हुई है और वो उनके लिए अट्रैक्टिव भी है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं क्योंकि वो बल्क में होते हैं, वो एक झुंड की सूरत में ट्रैवल कर रहे होते हैं। और अगर उस रास्ते पे आपकी क्रॉप है तो ऑब्वियसली यू कांट अवॉइड दैट। तो ये हो सकता है कि आप पे कोई ऐसी क्रॉप लगाएं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो उन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, आपको सीज़न का पता हो, माइग्रेशन पाथवे का पता हो, ठीक है। तो जैसे कि आप सॉर्गम अगर लगा दें तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती, उसे ज़्यादा शौक से नहीं खाते। लेकिन आपने अगर उनकी ही पसंदीदा क्रॉप लगाई थी रास्ते के अंदर तो फिर आप तैयार रहें कि वो फिर पूरी क्रॉप खा के ही जाएंगे, ठीक है। Divergent crops. At times, maintenance of wasteland and grasslands in the migratory paths of deep predatory birds may help in protecting the food crops more effectively than through scaring devices. Divergent crops का इस्तेमाल यानी आप करें जो कि ज़्यादा फेवरेबल ना हो, और ये उस दौरान आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई और काम कर सकते हैं अपनी क्रॉप के ऊपर, अपनी फील्ड के ऊपर आप मैनेजमेंट कर सकते हैं उसकी। इन द केस ऑफ rodents, scattered plots of leucine maintained till late April and May help in concentrating rats and mice in these plots and make it easier in killing them. कोई भी अट्रैक्टिंग चीज़ आप कहीं से एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं। बस दफ़ा जो है वो स्मेल यूज़ की जाती है, बस दफ़ा कोई फीडिंग मेथड यूज़ किया जाता है और फिर अट्रैक्ट किया जाए किसी पेस्ट को उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, बाद में आप उन्हें किसी भी मेथड से किल कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपनी क्रॉप से। अब इससे पहले यहाँ पे ये है कि हमने नेट्स की बात की, इसके अलावा और भी केजेस यूज़ किए जा सकते हैं, और केजेस तो बहुत कॉमन है रेड्स को पकड़ने के लिए या रैबिट्स को पकड़ने के लिए। यहाँ पे रैबिट का तस्करा नहीं हुआ, लेकिन इन अब्रॉड जो है वो यूरोप में रैबिट्स कॉमन होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉप डैमेज कॉज करते हैं। रैबिट्स पूरी रूट्स डैमेज कर जाते हैं क्योंकि बरोइंग बहुत अच्छी करते हैं, टनल्स खोद देते हैं
और साथ में तमाम जो भी उनके रास्ते में रूट्स आ रही होती हैं या फिर जो दबे हुए जो फ्रूट्स होते हैं अंडरग्राउंड, जो भी आपकी क्रॉप्स हैं, आलू हो गया या गाजर, मूली, इस तरीके की जो क्रॉप्स हैं, तो फिर इन्हें डैमेज कॉज करते हैं। तो हर चीज़ का एक अपना कंट्रोल मेथड है। नेचुरल एनिमीज यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि जैकल्स, फॉक्सेस, जंगल कैट्स, मंगूज, आउल, बजर्स एंड हॉक्स प्रेडेट अपॉन वर्टिब्रेट पेट्स। एरिया के अंदर इनकी जो पॉपुलेशन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और फार्मर्स वैसे भी इन्हें अपने पास रखते हैं, पालते भी हैं, और रात में जैसे ओपन कर देते हैं इनको अपनी क्रॉप्स के सराउंडिंग के अंदर, ताकि जो भी अटैक है उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये प्रिडेशन करते हैं पेस्ट की, जैकल्स, फॉक्सेस, जंगल कैट्स upon rats, mice and rodents, but their role seems limited as they usually fail to pull the pest population down below the economic threshold। यानी इतना ज़्यादा तो ये नहीं पकड़ सकते, अगर वाकई बहुत ज़्यादा है आपके सराउंडिंग में तो ये कितना ज़्यादा कैप्चर करेंगे, but somehow they can be useful। Pathogens have been used in the past to kill rats। Unfortunately, they are pathogenic for men also, hence their use is not advisable। कुछ पैथोजेंस को यूज़ किया गया, फंगल पैथोजेंस को या बैक्टीरियाज को रैट्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो proven to be harmful for us, for the crop। सही है, तो आई होप यू गॉट दिस। कोई सवाल अभी तक तो पूछिए। नो मिस, अभी तक तो कोई No, सवाल नहीं है। miss. सही है, चलिए टॉपिक जी। ठीक है। अच्छा, ये कुछ रोडेंटिसाइड्स हैं। साइड अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी चीज़ जो किल करने के लिए यूज़ की जा रही है उसके आखिर में हम साइड्स लगा रहे होते हैं। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, नीमाटिसाइड्स। सही है, तो ये जो है फेमस पॉइजन है जिन्हें यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, और इन्हें बेट्स के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, और ये सॉलेबल हैं क्या, कौन किस में सॉलेबल है कौन नहीं है, इसका चार्ट है ये। तो इस तरीके के जो चार्ट्स हैं, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है ये जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो आपको इन हैंड होनी चाहिए, ठीक है। और आप कोई भी चीज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डाटा आप मतलब रिमेंबर करना मुश्किल होता है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑनलाइन और प्रोवाइड की जाती हैं एग्रीकल्चरल काउंसिल्स की तरफ से, इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। तो उनको देखते हुए आप यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ आपके मुल्क में अलाउ है, कौन सी चीज़ नहीं है, कौन सी चीज़ लीगल है, कौन सी चीज़ कितनी पॉइजनस है, उनका रेशो क्या होना चाहिए यूज़ करने का, ठीक है। तो आप उसको देख के फिर इस्तेमाल करते हैं। फार्मर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा जी, तो अभी मिस, ये हो चुका है लेक्चर हमारा पूरा। हमें ये क्या याद करना पड़ेगा चार्ट पूरा? नहीं 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 नहीं, ठीक है। सही है। चलिए हम अब नेक्स्ट अपने मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। ओके मिस। ज्वाइन आफ्टर 5 minutes, ओके। ओके मिस। ओके मिस।